हम रिवाइज कर रहे थे और कल हमने रिवाइज किया था, कहाँ तक रिवाइज किया था? हमने रिवाइज किया था स्पेक्ट्रोमीटर तक। अब हम उससे आगे चलते हैं। तुम्हें पता है जब भी चार्ज पार्टिकल रुका होता है ओनली चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाता है। अब मूविंग चार्ज पार्टिकल इज अ मैग्नेट टू, इलेक्ट्रिक भी उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, चार्ज पार्टिकल तो है ही है, साथ में वो मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। तो इस तरीके से हमें पता कैसे चला कि उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो बेटा जब वायर में करंट पास करते हैं तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जिसको हम राइट हैंड ग्रिप रूल से चेक करते हैं। और दो करंट कैरिंग वायर जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है वो अट्रैक्ट करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो रिपेल करती हैं, 90 डिग्री के एंगल पे फोर्स नहीं लगाती। और फोर्स होने करंट कैरिंग कंडक्टर हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। फोर्स होने चार्ज पार्टिकल हम निकाल सकते हैं, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। सही है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अच्छा उसके बाद, अच्छा बेटा इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट क्या होता है? हॉल इफेक्ट के थ्रू ना हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इजीली निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने का एक और मेथड भी है, करंट बैलेंस मेथड, वो भी बताता हूं, पहले हम इसकी बात करते हैं। हाँ जी, हॉल इफेक्ट क्या होता है? एक थिन कंडक्टिंग शीट ली, थिन कंडक्टिंग शीट है, थिन कंडक्टिंग शीट, ओके, यहां पे एमीटर, ऐसे रजिस्टर लगा लिया और एक अनयूजुअल वोल्ट मीटर लगा लिया। ऐसे लगाते नहीं होते लेकिन हमने लगा दिया, यहां पे वोल्ट मीटर लगा दिया। स्विच ऑन है, करंट पास हो रहा है, ये रजिस्टर है, तो यहां पे रीडिंग कितनी आ रही है? रीडिंग इज 0, इस पे रीडिंग 0 है, थिन कंडक्टिंग शीट है। अब मैंने क्या किया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, दोबारा बना रहा हूं, परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। यहां पे वोल्ट मीटर कनेक्टेड है and we apply what? We applied magnetic field. Magnetic field into the page. Cross का मतलब है into the page. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। हाँ जी बेटा, ये थिन कंडक्टिंग शीट है, थिन कंडक्टिंग शीट, और इस पर करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहे होंगे, एक्स से वाई पे स्ट्रेट जा रहे होंगे, और यहां तो जा ही नहीं रहे, और तो यहां पे रीडिंग नहीं होगी, यहां पे चार्ज भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन जा भी नहीं रहे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जितना एनर्जी में चेंज आता है एक कूलम चार्ज की, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। या पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो अगर वोल्ट मीटर लगा देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो यहां पे कोई भी ऐसा सीन नहीं हो रहा। लेकिन जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया परपेंडिकुलरली, तो यहां पे रीडिंग आई, इट गिव्स रीडिंग, ये रीडिंग देता है। इस रीडिंग को बोलते हैं हॉल वोल्टेज, और इस इफेक्ट को बोलते हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं हॉल इफेक्ट। When a thin conducting sheet is placed in a magnetic field and current is passed through it, the voltmeter shown gives reading. This effect is called Hall effect. ठीक है? And the reading here is Hall voltage. This Hall voltage is directly proportional to magnetic field strength. आई कैसे आई Hall voltage? तो आपको पता है चार्ज पार्टिकल है, ये स्ट्रेट जा रहे थे। जब आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो आपको पता है whenever charge particles move in a magnetic field, they experience a magnetic force. उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, FBI, फील्ड इधर को है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट उसके ऑपोजिट है, थंब ऊपर, तो इन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, इन पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो ऊपर लगेगी। इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो स्ट्रेट नहीं जाएंगे एक्स से वाई पे, एक्स से वाई पे, ये एक्स है ये वाई है, वो स्ट्रेट नहीं जाएंगे बल्कि वो यूं मुड़ेंगे। ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और जब ये ऊपर जाएंगे इनकी जगह लेने के लिए नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन जाएंगे। जैसे जैसे यहां पे चार्ज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम, पहले चार्ज नहीं था तो ज्यादा कर्व्ड है, फिर कम कर्व्ड हो जाएगा, फिर यहां पे चार्ज बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन यहां पे जमा नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जाने लग जाएंगे। ये कब होगा भाई? इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे नेगेटिव बनने से, यहाँ पे पॉजिटिव बनने से, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब
करंट तो पास हो रहा है, यहां पे नेगेटिव बिल्टअप होने से, यहां पे पॉजिटिव बिल्टअप होने से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है ना, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगी। क्यों नीचे लगेगी? भाई ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा उसको नीचे को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को नीचे अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगी। मैग्नेटिक ऊपर लग रही है, इलेक्ट्रिक नीचे लग रही है। शुरू में चार्ज कम था, इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगी, तो ऊपर ज्यादा चार्ज जमा होते रहेंगे, ऊपर मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव, ऊपर मोर नेगेटिव नीचे मोर पॉजिटिव होता रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ती जाएगी, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ के बैलेंस हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के। जब मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाएंगे, मिली सेकेंड्स में हो जाएगा, और यहाँ पे रीडिंग स्टेबलाइज हो जाएगी। इस इफेक्ट को बोलते हैं हॉल इफेक्ट। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? हॉल इफेक्ट। When a thin conducting sheet is placed in a magnetic field perpendicularly and current is passed through it, the voltmeter shown gives reading. The reading on a voltmeter is called Hall voltage, and this effect is called Hall effect. अच्छा बेटा, इसको मिटा रहा हूं। अब थोड़ी कैलकुलेशंस। जब पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे हैं, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? QE। मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? QVB। Q से कैंसिल। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ याद है आपको? V/D। E इज इक्वल टू V/D, हॉल वोल्टेज, और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट VB। अच्छा, तो हॉल वोल्टेज इज इक्वल टू DVB। अभी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा भाई, इस प्लेट की जो थिकनेस है ना, इस कंडक्टिंग शीट की कुछ थिकनेस है। फॉर एग्जाम्पल ये थिक है थोड़ी, इससे थिकनेस है T, और ये डिस्टेंस है D। ओके, आपको पता है कंडक्टर में जो करंट होता है वो क्या होता है? I इज इक्वल टू NAV। पढ़ा हुआ आपने, NAVQ या NAV। नंबर डेंसिटी, A एरिया, V स्पीड, E या Q भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं। चलिए Q लिख लेते हैं। Q I इज इक्वल टू NAV, आपने ये ऐसे पढ़ा हुआ है। यहां पे V को सब्जेक्ट बनाओ, तो V इज इक्वल टू I ओवर NAQ। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये एरिया किसके इक्वल है? ये शेडेड एरिया किसके इक्वल है? रेक्टेंगल बन रही है ना, D इंटू T, डिस्टेंस इंटू थिकनेस, ये रेक्टेंगल बन रही है, ये रेक्टेंगल बन रही है। तो एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू I ओवर NQ। एरिया की जगह पे आ जाएगा D इंटू T। ये एरिया, ये वाला एरिया शेडेड एरिया जहां से करंट एंटर हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये वैल्यू V की जगह डाल दें तो क्या हो जाएगा? हॉल वोल्टेज किसके इक्वल आ जाएगी? हॉल वोल्टेज D, इसकी जगह पे आ गया I ओवर NDTQB। D से कट गया, तो फाइनल फॉर्मूला बन गया आपके पास हॉल वोल्टेज इज इक्वल टू IB ओवर NTQ। याद करेंगे फॉर्मूला। हॉल वोल्टेज किस पे डिपेंड करती है? करंट पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करती है, थिकनेस पे डिपेंड करती है, Q पे डिपेंड करती है। ये चीजें तो आमतौर पे कांस्टेंट होती हैं, और करंट भी अगर हम कांस्टेंट रखें तो हॉल वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसी को यूज करते हैं, हमने बना लिया हॉल प्रोब। हॉल प्रोब में यही कुछ होता है, ये इफेक्ट होता है। हॉल प्रोब पे कंसिडरेबल वोल्टेज आने के लिए क्या करना चाहिए? कंसिडरेबल वोल्टेज आने के लिए क्या करना चाहिए? करंट ज्यादा पास करना चाहिए, ज्यादा करंट पास करना चाहिए। नंबर डेंसिटी कम होनी चाहिए। तो नंबर डेंसिटी कम कब होती है? जब कंडक्टिंग शीट ना लें, मेटेलिक शीट ना लें, सेमीकंडक्टर की शीट लें। सेमीकंडक्टर की नंबर डेंसिटी कम होगी ना, तो हॉल वोल्टेज मेजरेबल आ जाएगी। और थिकनेस कम होनी चाहिए। जितनी पतली शीट लेंगे ना, पतली शीट लेंगे, उतनी हॉल वोल्टेज मेजरेबल आ जाएगी। बेटा हॉल वोल्टेज बहुत कम होती है ना, इसको मेजरेबल करने के लिए करंट ज्यादा पास करें, पतली शीट यूज करें, और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की शीट यूज करें, तो क्या आ जाएगी? हॉल वोल्टेज मेजरेबल आ जाएगी। एंड हॉल वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी तो ज्यादा हॉल वोल्टेज होगी, कम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी तो कम हॉल वोल्टेज होगी। हॉल वोल्टेज को हम मेजर करते हैं हॉल प्रोब से, और जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का एक और मेथड भी है, इसको बोलते हैं करंट बैलेंस मेथड। एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। टू फाइंड B
आपको पता है ना बी किसके इक्वल होता है? बी होता है F/IL। अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स पता चल जाए, करंट पता चल जाए, लेंथ पता चल जाए, तो आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं जनाब, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये बैलेंस के ऊपर पड़ा हुआ है, बैलेंस। ये बैलेंस के ऊपर पड़ा हुआ है। मुझे इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, इस पोजीशन पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां से वायर पास करूंगा। ये वायर पास की है, स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट बनी नहीं। इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, यहां से वायर रखे। ओके, अभी स्विच बना देता हूं, बैटरी, रेजिस्टर, एमीटर। जिस पोजीशन पे आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, वहां से रिजिड फिक्स्ड वायर पास करें। एक्स पोजीशन पे निकालनी थी, तो यहां पे मैंने क्या किया, ये वायर पास की, ये एक्स पोजीशन है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। अच्छा, एजम्पशन ये है कि यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है सिर्फ, तो इतनी लेंथ मैं यूज कर रहा हूं, इतनी लेंथ। तो लेंथ की वैल्यू आ गई, पोल की लेंथ मेयर करेंगे तो लेंथ आ गई। अच्छा, अब क्या चाहिए, करंट। करंट एमीटर दे देगा। अब जब इस पे करंट पास होगा, जब स्विच ऑन करेंगे, अभी रीडिंग आ रही है, अभी यहां पे रीडिंग आ रही है 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स क्या है, इट इज मैस ऑफ मैग्नेट। ये मैस ऑफ मैग्नेट है। अभी मैग्नेट पड़ा हुआ है ना बैलेंस के ऊपर, तार उसको टच नहीं हो रही, मैग्नेट को, तार वहां से पास हो रही है जहां से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। और इसको तार को मैंने ऐसे प्लेस किया है कि पोल्स के पैरेलल है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अच्छा भाई, अब जनाब क्या है, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा तो आपको क्या नजर आएगा, जैसे स्विच ऑन करूंगा करंट पास होगा, इधर से इधर आएगा। तो जैसे ही करंट पास होगा ना, तो आप देखेंगे वायर बन जाएगी करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। फर्स्ट फिंगर यूं, करंट मेरी तरफ आ रहा है, फोर्स ऊपर, तो इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगी तो यहां पे रीडिंग कम होनी चाहिए, नहीं, तो वायर पे फोर्स ऊपर लगेगी ना। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैग्नेट पे जो फोर्स है वो नीचे लगेगी। जब मैग्नेट पे फोर्स नीचे लगेगी तो यहां रीडिंग क्या आ जाएगी, रीडिंग विल इंक्रीज। रीडिंग विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि वायर पे मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रही है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जब वायर पे फोर्स ऊपर लगेगी तो मैग्नेट पे फोर्स नीचे लगेगी। जब फोर्स नीचे लगेगी, आप बैलेंस पे खड़े हुए हैं, कोई बंदा आपको नीचे दबाए तो रीडिंग बढ़ जाएगी ना, तो यहां पे रीडिंग बढ़ जाएगी। ये जो रीडिंग इंक्रीज होगी, हम इसको यूज कर सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए। आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स पता है किसके इक्वल होगी, डेल्टा एम जी। डेल्टा एम जी, पहले रीडिंग 100 आ रही थी, अब 120 ग्राम्स आ रही है। तो रीडिंग में इंक्रीज कितना है, 20 ग्राम रीडिंग में इंक्रीज आया। अब ग्राम को न्यूटन में कैसे चेंज करते हैं, W इक्वल टू एम जी। पता है ना आपको मैथ में और वेट में क्या रिलेशन है, ये डेल्टा एम इंटू जी। तो ये फॉर्मूला में डाल देता हूं, डेल्टा एम जी। डेल्टा एम क्या है, चेंज इन रीडिंग, जी क्या है 9.81, आई क्या है करंट, एल क्या है लेंथ। हम ये फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे तो बी आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू। तो ये करंट बैलेंस मेथड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जिस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है, वहां से वायर को ऐसे पास करें कि मैग्नेटिक फील्ड वायर के परपेंडिकुलर हो जाए, और फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर करंट ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा, अगर करंट ऑपोजिट कर देंगे तो वायर पे फोर्स नीचे लगेगी लेकिन मैग्नेट पे ऊपर लगेगी, यहां पे रीडिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं चाहिए, हमें चेंज इन रीडिंग चाहिए। और अगर आप यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, वायर में ऑल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी, तो आपको लगेगा नहीं रीडिंग चेंज हुई है, 100 ग्राम ही रहेगी। लेकिन अगर लो फ्रीक्वेंसी पास करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी होता है ना, 1 सेकंड में 100 टाइम करंट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो बैलेंस इतनी तेजी से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकता, वो बेचारा रुका रहेगा। कभी बढ़ना चाहेगा, कभी कम होना चाहेगा, कभी करना चाहेगा, कभी, तो ये रुका रहेगा। क्योंकि ये जो आपका डिजिटल मीटर होता है, टेक्स 1 to 2 सेकंड टू गिव द स्टेबल रीडिंग।
अब आपका क्या हो रहा है, एक सेकंड में 100 टाइम करंट डायरेक्शन चेंज हो रही है, कभी रीडिंग ने बढ़ना है, कभी रीडिंग ने कम होना है, कभी बढ़ना है, कभी बढ़ना है, ये एक सेकंड में 100 दफा होना है। हाँ, अगर लो फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट, जितनी देर में ये रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो कभी रीडिंग बढ़ेगी, कभी रीडिंग कम होगी, कभी बढ़ेगी, कभी रीडिंग कम होगी, रीडिंग फ्लक्चुएट करेगी एक एवरेज वैल्यू के अबाउट। 100 है ना एवरेज वैल्यू, 120 तक जाएगी, 80, एवरेज 100 थी ना, 120 पे जाएगी, 80 पे जाएगी, 120 पे जाएगी, 80 पे जाएगी, साइनोसॉर्डियली वेरी करेगी, साइनोसॉर्डियली वेरी करेगी लो फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग करंट में। हाई फ्रीक्वेंसी में वही रहेगी। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेटा, हेडिंग लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जी, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, ये फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। लेकिन अगर मैं बोलूं बंडल ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ग्रुप ऑफ फील्ड लाइन जो किसी एरिया से पास करती हैं, वो बन जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मतलब, यहां पे मैंने सपोज देयर इज एन एरिया, ये एरिया है, इस एरिया से कुछ फील्ड लाइन गुजर रही है, 1 2 3 गुजर रही है, चलें, ये जो इस एरिया से फील्ड लाइन गुजर रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है दो चीजों पे। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना फील्ड लाइंस डेंसर होंगी ना, करीब करीब होंगी ना, उस एरिया में से ज्यादा पास करेंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और किस पे डिपेंड करेगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। भाई अगर बड़ा एरिया होगा, ये छोटा एरिया है, कम फील्ड लाइन, बड़ा एरिया, ये दीवार नॉर्थ पोल, ये दीवार साउथ पोल, छोटे एरिया में कम फील्ड लाइन पास करेंगी, बड़ा एरिया होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, बड़े एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइन पास करेंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन एरिया। और किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन एंगल। देखो अगर एरिया यूं है तो ज्यादा फील्ड लाइन पास करेंगी, जो यहां से जाएंगी यहां से निकलेंगी। अगर एरिया यूं हो जाएगा, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके, अब फील्ड लाइन कम यहां से पास होगी, यहां से कम निकलेंगी ना। और अगर यूं हो जाएगा, फिर फील्ड लाइन तो यहां से एंटर होंगी, इधर से निकलेंगी, इस साइड से एंटर होगी, यूं तो नहीं जाएंगी ना, फील्ड लाइन तो यूं स्ट्रेट जा रही है ना। एंगल पे डिपेंड करता है। अब एंगल लेने के दो तरीके हैं, प्लेन से एंगल लें, प्लेन, जब एरिया का प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, 0 डिग्री पे 0 फ्लक्स पास होगा। अगर मैं प्लेन से एंगल लूंगा तो मैं लिखूंगा फाई इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ एरिया एंड बी। लेकिन समटाइम्स हम प्लेन से एरिया एंगल नहीं ले रहे होते, हम एंगल ले रहे होते हैं नॉर्मल से, बल्कि और मोस्टली नॉर्मल से एंगल लेते हैं। ये नॉर्मल है, जब फील्ड लाइन यूं होगी, इसके साथ 0 का एंगल बनाएंगे तो मैक्सिमम फ्लक्स, और जब यूं हो जाएंगे यूं हो जाएंगे यूं हो जाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे तो 0 फ्लक्स। 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 90 पे 0 कॉस आएगा। तो फिर हम ये भी कर सकते हैं, फाई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन B and normal to the area। आमतौर पे हम नॉर्मल से एंगल लेते हैं, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, नॉर्मल से एंगल लेते हैं। और मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन है। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नॉर्मल टू द एरिया। इट इज प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ नॉर्मल टू द एरिया। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैं इस एरिया की जगह पे कोई कॉइल प्लेस कर दूंगा, कॉइल, कॉइल जिसके n टर्न्स हैं, ये कॉइल है, सॉरी कॉइल, कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स, तो कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला हो जाएगा NBA। NBA कॉस थीटा या NBA साइन थीटा, एक्सिस से इसके एंगल लेते हैं, इसका जो एक्सिस होता है ना कॉइल के एक्सिस से एंगल लेते हैं। NB, N इज नंबर ऑफ टर्न, B इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इज एरिया। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है। जो किसी कॉइल से पास होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। इसकी यूनिट क्या होती है,
टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला वी की यूनिट टेस्ला, एक एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको बोलते हैं वेबर्स, इसको बोलते हैं वेबर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया। नेक्स्ट हमने मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज ईएमएफ आ जाता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स ये कंडक्टर है ए बी, इसको मूव कराऊंगा, इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा हुआ है। जब ये मूव करते 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 बेटा यहां पहुंचेगा ना, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, तो पहले तो रीडिंग नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं दोबारा बनाता हूं डायग्राम। हाँ जी, जैसे ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पहुंचेगा, यहां पे नो रीडिंग, यहां पे 8 गिव्स रीडिंग। तो जब भी एक फील्ड लाइंस हैं नॉर्थ टू साउथ, ये बेटा क्रॉसेस का मतलब हुआ यहां पे नॉर्थ पड़ा हुआ है, पीछे साउथ पड़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है, यूं। ये कंडक्टर है ए बी, तो ये भी मूव करता है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है, तो यहां पे क्या आ जाती है? वोल्टेज आ जाती है। यहां पे क्या आ जाती है? वोल्टेज आ जाती है, ईएमएफ आ जाता है। क्यों आता है? इसकी रीजन ये है कि इस कंडक्टर के अंदर क्या है जी? इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे ना, तो जब भी चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं उन पे फोर्स लगती है। ठीक है, तो इन पे फोर्स लगेगी। जब इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आएगा, फर्स्ट फिंगर यूं, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो ये फिंगर यूं, थंब नीचे, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगी, नीचे, तो उसके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे तशरीफ लाएंगे। ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव एंड, तो वोल्टेज आ जाएगी। तो कॉन्सेप्ट वही है, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं उन पे फोर्स लगती है। तो जब कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो पैसेंजर्स हैं, जो ट्रेन जा रही है, ये कंडक्टर नहीं है, ये ट्रेन है, और इलेक्ट्रॉन इसके पैसेंजर्स हैं, तो जब ये अंदर मूव करेगा तो उन पे फोर्स नीचे लगेगी। ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव बन जाएगी, यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। ये जो वोल्टेज आती है, ये ईएमएफ इंड्यूस जो होता है, डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की? यही डेफिनेशन है, व्हेन अ कंडक्टर कट्स द मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। ठीक है, ये ईएमएफ डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? फार्मूले की फॉर्म में लिख देता हूं। ईएमएफ डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे, जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा तो ईएमएफ ज्यादा होगा। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नीचे जमा होंगे। स्पीड, जितनी स्पीड ज्यादा होगी फोर्स ज्यादा लगेगी, और 90 के एंगल पे मैक्सिमम फोर्स लगेगी। तो ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो उसके अंदर क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अच्छा, अब कंडक्टर की बात नहीं कर रहा, क्लोज पाथ। जब क्लोज पाथ, अब यहां पे वोल्ट मीटर नहीं लगा रहा, यहां पे लैंप लगा रहा हूं, लैंप लगा रहा हूं, वोल्ट मीटर नहीं है, लैंप है, ये लैंप है। यहां पे क्या होगा? जब ये पूरा क्लोज पाथ है, पहले वोल्ट मीटर था, वोल्ट मीटर क्लोज पाथ नहीं होता, वोल्ट मीटर की डिस्टेंस इन्फिनिट होती है, वो ओपन पाथ की तरह एक्ट करता है। अब यहां पे मैंने लैंप लगा दिया है, ये कंडक्टर है, तारें लगाई, कनेक्टिंग वायर्स लगाई और ये लगा दिया। जैसे ही ये यहां पर आएगा, अभी लैंप ग्लो नहीं करा, अभी लैंप ग्लो नहीं करा, अभी लैंप ग्लो नहीं करा, जैसे ही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा, ये लैंप ग्लो करेगा। यहां पे लैंप ग्लो हो रहा है, ये लैंप ग्लोज, अभी रीडिंग नहीं आएगा, लैंप ग्लोज। तो whenever some part of closed path cuts the magnetic flux, an EMF and current is induced in it. And direction of induced current in a long straight wire can be found by using Fleming's right hand rule. ये long straight wire है, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स में घूम जाएगी तो क्या होगा? इस पे EMF के साथ साथ करंट भी पैदा होगा, और जो करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। वैसे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नीचे लगेगी ना,
इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो आपने पढ़ा था ओ लेवल्स में, बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाती है। ये बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेयर बीट की तरह, तस्बीह के पैलेट्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लग रही है, वो यूं घूमने लग गया है। यहां पे क्या है, यहां पे कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स 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 की पूरी ट्रेन है, पूरी नहीं बना रहा बस मैं। तो जब इसको मूव करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन पे नीचे फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन यूं घूमना शुरू कर देंगे, जैसे यहां पे नहीं हो रहा। बैटरी इलेक्ट्रॉन पे यूं फोर्स लगाती है, इलेक्ट्रॉन यूं घूमना शुरू कर देते हैं, तो करंट डायरेक्शन तो ऑपोजिट लेते हैं। तो अगर हम यूं मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे लगेगी तो करंट ऊपर को इंड्यूस होगा ना। तो ये मुश्किल काम है कि आप देखें भाई इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगी, इलेक्ट्रॉन किधर दफा दूर होंगे, फिर करंट निकालें। तो हम डायरेक्ट रूल लगा लेते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, बिल्कुल लेफ्ट की तरह, FBI। ये B मैग्नेटिक फील्ड, I इंड्यूस करंट, F वेलोसिटी की डायरेक्शन और अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन। अब कंडक्टर को राइट पे लेके जा रहा हूं, तो मैं यहाँ राइट पे फोर्स लगा रहा हूं ना, तो फर्स्ट फिंगर यूं मैं राइट पे लेके जा रहा हूं, राइट पे फोर्स लगा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स, थंब फिंगर ऊपर आएगी तो करंट ऊपर को इंड्यूस होगा। जब इसको राइट पे मूव करूंगा तो करंट ऊपर को इंड्यूस होगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। और लेफ्ट हैंड रूल बिल्कुल सेम है। लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, मैग्नेटिक फोर्स। लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे करंट, यहां पे इंड्यूस करंट, यहां पे क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स, यहां पे अप्लाइड फोर्स। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जो करंट इंड्यूस होता है उस पर लगता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉज, दो लॉ हैं। नंबर 1 फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। नंबर 2 लेंजेस लॉ। फैराडे लॉ क्या कहता है, फैराडे कहते हैं ये ईएमएफ इंड्यूस से रिलेटेड है और ये करंट इंड्यूस से रिलेटेड है। फैराडे कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ इंड्यूस्ड is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. Change in flux divided by time. Rate of change of magnetic flux. Symbolically इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंबल की फॉर्म। डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अच्छा, लेंस क्या कहता है, लेंस कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मतलब कि करंट ऐसी डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि उस इंड्यूस करंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगती है। नहीं समझ में आया? देखो, जब वायर को यूं लेके जा रहे हैं तो करंट ऊपर को इंड्यूस हुआ है, वायर को राइट पे लेके जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पे नीचे फोर्स लग रही, करंट ऊपर को इंड्यूस हुआ। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से चेक कर लें, यूं लेके राइट पे जा रहे हैं, करंट ऊपर को इंड्यूस हुआ है। अच्छा, आप इस इंड्यूस करंट के ऊपर आपको पता है ना, व्हेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसपे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। इस इंड्यूस करंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं। ये आप ये समझिए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, चाहे इंड्यूस करंट है चाहे बैटरी का करंट है, करंट तो है, इससे फोर्स लगेगी। अब फोर्स कैसे निकालेंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फर्स्ट फिंगर यू, करंट ऊपर जा रहा है, थंब इधर, देखो थंब इस साइड पे आएगा, थंब इस साइड पे आएगा। इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, हम मूव किधर कर रहे हैं? राइट पे मूव कर रहे हैं। अप्लाइड फोर्स किधर लगा रहे हैं? अप्लाइड फोर्स जिस तरफ मूव कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। दोनों हाथों के देख लो। राइट हैंड रूल क्या कहता है? यू अप्लाइड फोर्स इधर, थंब इधर, करंट ऊपर को इंड्यूस होगा। और लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? ये देखो, देखो दोनों थंब ऑपोजिट है, ये मोशन है, ये मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों ऑपोजिट है, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं, ये दोनों ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट। ये देखो, फर्स्ट फिंगर यू, फ्रेमिंग राइट हैंड रूल, राइट पे लेके जा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, करंट ऊपर को इंड्यूस हुआ। अब इससे जो मैग्नेटिक फोर्स लगी, फर्स्ट फिंगर यू, करंट ऊपर को है, थंब इस साइड पे आएगा, तो ये दोनों थंब्स ऑपोजिट होंगे। ये लेंजेस लॉ है
कि जो करंट इंड्यूस होगा इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगेगी। आप राइट पे मूव करेंगे करंट ऐसे पैदा होगा कि फोर्स लेफ्ट पे लगे, आप लेफ्ट पे मूव करेंगे करंट ऐसे इंड्यूस होगा उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो राइट पे लगे, ऑपोजिट होती है। ये लेंजेस लॉ है। तो लेंजेस लॉ की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन। इन दोनों लॉस को कंबाइन करें तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, किसी कॉइल में अगर इंड्यूस हो रहा है एन नंबर ऑफ टर्न्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। अगर कॉइल नहीं है तो खाली नेगेटिव डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लग जाएगा। चेंज इन फ्लक्स ओवर टाइम, आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर कॉइल नहीं है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या सिंपल नेगेटिव फाई 2 माइनस फाई 1 ओवर टाइम T2 माइनस T1। तो ये क्या बन गया, आप जरा एक्सप्रेशन पे गौर करें, ये फ्लक्स टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट बन गया ना, और नेगेटिव ग्रेडियंट बन गया। क्या मतलब, अगर यहाँ पे फ्लक्स हो यहाँ पे टाइम हो तो अगर यूं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स यूनिफॉर्म है, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है ना, लाइन ऊपर से नीचे आ रही है, इसका ग्रेडियंट लें, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ। दोनों लॉस को कंबाइन किया तो बन गया नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ। तो जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ इंड्यूस होता है BLV साइन थीटा, ठीक है। और अगर हम इसको लॉ की फॉर्म में बताएं तो क्या बनेगा, फेराडे लॉ बनेगा। द ईएमएफ इंड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा कम टाइम में उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। और अगर क्लोज पाथ है तो करंट इंड्यूस होगा। लॉन्ग स्ट्रेट वायर में जो करंट इंड्यूस होता है वो हम निकाल सकते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से। और ये करंट ऐसे इंड्यूस होता है कि इस इंड्यूस करंट पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट लगती है। जरूरी नहीं आप कंडक्टर को मूव करें बेटा, आप कंडक्टर को रोक दें, मैग्नेट को मूव कर लें, जैसे कि हम करते रहे थे। ये कॉइल, यहां पे लैंप, मैंने कंडक्टर के बहुत सारे टर्म्स बना दिए। अब मैं मैग्नेट को पास लेके आऊंगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जब मैग्नेट को पास लेके आऊंगा तो कॉइल क्या करेगा, ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसको पास लेके आऊंगा, ये कॉइल क्या करेगा, इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा। जब मैग्नेट के मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करेगा तो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और चूंकि क्लोज पाथ है तो करंट इंड्यूस होगा और लैंप फ्लैश करेगा। और जब लैंप फ्लैश करेगा तो ऑब्वियसली फ्लैश कब करते हैं, जब करंट पैदा हो। करंट ऐसे पैदा होगा जो मोशन के ऑपोजिट फोर्स लगाएगा, लेंजेस लॉ। क्या मतलब, आप इसको राइट पे मूव कर रहे हैं ना, यू आर मूविंग इट टू राइट, तो क्या होगा, इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स टू लेफ्ट, इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स टू लेफ्ट। इस पे मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट पे लगेगी। आप राइट पे लेके जा रहे हैं, राइट पे मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट पे लगेगी। आप इसको मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट पे लगाने के लिए, इसको देखो पुश करने के लिए, रिपेल करने के लिए, यहां पे कौन सा पोल पैदा होगा, नॉर्थ। तो पास आने पे लाइक पोल बनेगा। जब भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा, पास आने पे क्या हो रहा होगा, वीक टू स्ट्रॉन्ग, यहां पे लाइक पोल बनेगा। और ये नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, एंड वर्क डन अगेंस्ट दिस रिपल्जन, वर्क डन अगेंस्ट दिस रिपल्जन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आई, जब एकदम से पास आए तो लैंप ने फ्लैश क्यों किया, फ्लैश इसलिए किया कि फ्लक्स को कट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, क्लोज पाथ हुआ तो करंट पैदा हुआ। करंट पैदा हुआ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहां से आ गई, तो आपने बोला अकॉर्डिंग टू लेंसेज लॉ, यहां नॉर्थ पोल पास आ रहा है तो यहां पे नॉर्थ पोल बना, और इस रिपल्जन के अगेंस्ट हम वर्क डन कर रहे हैं, एंड दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पास लेके आ रहे हैं तो लाइक पोल बनेगा, दूर लेके जा रहे हैं तो ऑपोजिट पोल बनेगा। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, फ्लक्स टाइम ग्राफ बनाएं, इस एरिया का फ्लक्स टाइम ग्राफ, कॉइल के अंदर जो फ्लक्स है उस मैग्नेट का, अभी मैग्नेट बहुत दूर पड़ा हुआ है तो फ्लक्स जीरो है, जैसे मैग्नेट पास आ रहा है तो फ्लक्स ये है, मैग्नेट पास आकर रुक गया तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। फ्लक्स टाइम ग्राफ कॉइल का, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस टाइम ग्राफ बनेगा, ईएमएफ इंड्यूस टाइम ग्राफ बनेगा, उसका ग्रेडियंट बनेगा। देखो जब मैग्नेट पास नहीं है, दूर रुका हुआ है, तो यहां पे फ्लक्स जीरो है,
तो उसका ग्रेडियंट जीरो है ना, तो ये लैंप ग्लो नहीं कर रहा ना। लैंप कब ग्लो करता है? जब मैग्नेट पास आ रहा होता है, जब मैग्नेट दूर रुका हुआ है इतने टाइम के लिए, इतने t1 टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? जीरो। फिर यहां पे देखो, ये t2 से लेके t3 कौन सा टाइम है? यहां तक मैग्नेट पास आके रुका हुआ है, पास आके रुक गया, यहां पे फ्लक्स स्ट्रॉन्ग है लेकिन चेंज तो नहीं हो रहा ना, तो यहां पे ग्रेडियंट जीरो है ना, तो ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? जीरो होगा। हाँ, T1 से T2 के दरमियान जब मैग्नेट पास आ रहा था, ये फ्लक्स को कट कर रहा था, यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा था, मिनिमम टू मैक्सिमम हो रहा था। अब इसका ग्रेडियंट क्या है? चढ़ाई है ना, पॉजिटिव यूनिफॉर्म स्लोप। लेकिन ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? नेगेटिव यूनिफॉर्म। मतलब यहां पे स्लोप है ना +5, यहां पे स्लोप है ना +5, यहां पे स्लोप है ना +5, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? लगातार -5, लगातार -5 हो। तो ये काम है। तो मैग्नेट को पास लेके आएंगे तो ये एकदम से फ्लैश करेगा। अच्छा, अगर मैग्नेट नहीं रखते, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट रख देते हैं, क्या मतलब? यहां पे कॉइल के पास आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रख देते हैं, कॉइल ए, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यहां पे स्विच लगा दिया, बैटरी लगा दी, रेजिस्टर लगा दिया। अच्छा, होगा क्या? अभी दो कॉइल्स पास पड़े हुए हैं, कॉइल ए कॉइल बी। अभी स्विच ऑफ है, ये लैंप भी ऑफ है। स्विच ऑन करेंगे लैंप फ्लैश करेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। ये करंट यहां पे कॉन्स्टेंटली पास हो रहा है लेकिन लैंप ऑफ हो चुका है। फिर जैसे ही आप लैंप को ऑफ करेंगे दोबारा ऑन होगा, ग्लो करेगा। फिर अगर आप इसकी रेजिस्टेंस चेंज करते हैं यहां पे, तो भी जब तक रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे लैंप ऑन होगा। और अगर आप यहां पे रिप्लेस कर लेते हैं, एसी पावर सप्लाई लगा लेते हैं इसकी जगह पे, ये पावर सप्लाई यूज कर लेते हैं, यहां पे स्विच लगा हुआ है, आप ये वाली पावर सप्लाई यूज कर लेते हैं इसकी जगह पे, तो लगातार ग्लो करता रहेगा। तो रीजन क्या है? जब भी यहां पे करंट चेंज होगा, क्या होगा? करंट चेंज कब हो सकता है? स्विच ऑन करें, स्विचिंग करें, और क्या करें? रियोस्टेट यूज करें, और करंट कैसे चेंज हो सकता है? और जनाब यहां पे एसी पावर सप्लाई, चेंज एसी पावर सप्लाई, रिप्लेस डीसी विद एसी पावर सप्लाई। तो यहां पे करंट चेंज होगा ना। जब यहां पे करंट चेंज होगा तो करंट चेंज होने से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन टेक्स प्लेस, म्यूचुअल इंडक्शन टेक प्लेस। उससे क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा, और क्लोज पाथ है तो करंट इंड्यूस होगा। जब भी इस कॉइल में करंट चेंज होगा ये लैंप फ्लैश करेगा। ऑन करेंगे तो भी फ्लैश करेगा, ऑफ करेंगे तो ये फ्लैश करेगा, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो ये लैंप ग्लो करता रहेगा जब तक रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। और जब एसी पावर सप्लाई लगाएंगे तो ये ग्लो करेगा। जब एसी पावर सप्लाई लगाते हैं तो क्या होता है? एसी पावर सप्लाई करंट टाइम ग्राफ कॉइल ए का ये बन रहा है सपोज, तो इस करंट के यूं फ्लक्चुएट होने से बी में जो फ्लक्स टाइम ग्राफ बनेगा, करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का फ्लक्स और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। करंट ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, करंट कम है तो ये वीक मैग्नेट है। इसका करंट टाइम ग्राफ ये बन रहा है ना, तो इसके अंदर जो फ्लक्स का ग्राफ होगा वो भी ऐसे ही बनेगा, फ्लक्स का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा बेटा, हाँ जी, ईएमएफ इंड्यूस का ग्राफ कैसा बनेगा? ईएमएफ इंड्यूस इन कॉइल बी, फ्लक्स का तो बन गया, ईएमएफ बी है, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो जहां पे स्लोप जीरो है वहां पे ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। ये स्लोप जीरो है ना, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। ये स्लोप जीरो है ना, ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। यहां पे स्लोप जीरो है ना, ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। यहां पे स्लोप जीरो है तो ईएमएफ इंड्यूस जीरो होगा। यहां पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव मैक्स, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? नेगेटिव मैक्स। ये यहां से शुरू होगा। फिर यहां पे स्लोप क्या है? नेगेटिव मैक्स, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? पॉजिटिव मैक्स। यहां पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव मैक्स, तो ईएमएफ इंड्यूस क्या होगा? नेगेटिव मैक्स। वेव लाइक ग्राफ है, उसका ग्रेडियंट भी वेव लाइक ही बनेगा तो ऐसे ही। तो जब ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल,
प्राइमरी कॉइल में करंट यूं चेंज होगा तो इसका नेगेटिव ग्रेडियंट का ग्राफ ये बनेगा। तो हम कह सकते हैं करंट इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। जब भी यहां पे करंट चेंज होगा ये ग्लो करेगा। यही यूज करते हैं हम ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में हम यही यूज करते हैं बेटा, लैमिनेटेड आयरन कोर होता है, एक कॉइल यहां होता है, एसी पावर सप्लाई, यहां पे लोड होता है, ये इनपुट, ये आउटपुट, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N1, इसकी वोल्टेज V1, इसके नंबर ऑफ टर्न्स N2, इधर की वोल्टेज V2, ये लैमिनेटेड आयरन कोर, होता क्या है जी, जब यहां पे एसी पावर सप्लाई, कभी करंट यूं जाएगा तो राइट हैंड रूल, ये बन जाएगा नॉर्थ, ये बन जाएगा साउथ, फिर करंट ऑपोजिट आएगा, ये बन जाएगा नॉर्थ, ये बन जाएगा साउथ। जब ऊपर नॉर्थ होगा नीचे साउथ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं जाएंगे, नॉर्थ टू साउथ, यूं आयरन कोर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं जाएंगे। और जब नीचे नॉर्थ होगा ऊपर साउथ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं जाएंगे। तो होगा क्या, जब यहां पे एसी करंट पास करेगा तो कोर के थ्रू यहां पे फ्लक्स ऑल्टरनेट करेगा, फ्लक्स चेंज होगा। जब यहां पे फ्लक्स चेंज होगा तो उस पर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होगा, और चूंकि क्लोज पाथ है तो करंट इंड्यूस होगा। अच्छा, अब ये फ्लक्स कोर में भी चेंज होगा, तो कोर में क्या इंड्यूस होंगे, एडीज करंट, एडीज करंट इंड्यूस इन कोर। एडीज करंट क्या होते हैं, रैंडम डायरेक्शनल करंट। वायर में तो करंट होता है, ये यूं जाएगा, ये यूं जाएगा। किसी लंप ऑफ मेटल में या किसी शीट ऑफ मेटल में जो करंट इंड्यूस होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, चेंज इन फ्लक्स की वजह से होता है, डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट ईएमएफ इंड्यूस हो जाते हैं, उससे क्या होता है, एडीज करंट पैदा होते हैं। तो इसमें एडीज करंट पैदा होंगे जिससे ये हीटअप होगा, एनर्जी लॉसेज होंगे। अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, अच्छा एक चीज रह गई ना, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये सेकेंडरी कॉइल है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा हम उस ईएमएफ इंड्यूस को ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ज्यादा कैसे कर सकते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना के जिसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर देते हैं, उसके मुकाबले में स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है, वोल्टेज बढ़ जाती है। अगर आपने वोल्टेज कम करनी हो तो हम क्या करते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देते हैं उसके मुकाबले में, तो यहाँ पे वोल्टेज कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू टर्न रेशियो, वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू टर्न रेशियो। प्रिंसिपल वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट है जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जिससे उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, पोलैरिटी चेंज होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज चेंज हो रही है, जिससे क्या हो रहा है, ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रहा है। और वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू टर्न रेशियो, तो V2 ओवर V1 इज इक्वल टू N2 ओवर N1। वोल्टेज रेशियो इज इक्वल टू टर्न रेशियो। वोल्टेज रेशियो आप पीक वोल्टेज रेशियो भी ले सकते हैं और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज रेशियो भी ले सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा ये पीक वोल्टेज है तो ये भी पीक वोल्टेज होगी, ये आरएमएस है ये भी आरएमएस होगी, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। और अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है, एडीज एनर्जी लॉसेस नहीं हो रहे। अच्छा, एडीज लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लक्स लॉसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए हम आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, और वो लैमिनेटेड होता है। लैमिनेटेड का मतलब ये हुआ कि एक लंप ऑफ मेटल नहीं होता, पतली पतली शीट्स होती है मेटेलिक जो आपस में ज्वाइंट होती है, लैमिनेशन हुई होती है, इंसुलेशन हुई होती है, ताकि एडीज करंट कम इंड्यूस हो, ताकि एनर्जी लॉसेस कम हो, इसलिए ये लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। आयरन इसलिए यूज करते हैं ताकि आयरन के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा, साइडों पे नहीं जाएगा, फ्लक्स लॉसेस नहीं होंगे, ये एफिशिएंट हो जाएगा ट्रांसफार्मर। और अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर क्या होती है, P इज इक्वल टू VI V2 I2। तो हम लिख सकते हैं V2 ओवर V1 इज इक्वल टू I1 ओवर I2। इनवर्स रिलेशन। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, वोल्टेज बढ़ जाएगी, लेकिन जितने टाइम वोल्टेज बढ़ेगी करंट कम हो जाएगा, ऑपोजिट रिलेशन होता है। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज और करंट का सेकेंडरी में इंड्यूस करंट और इंड्यूस वोल्टेज का इनवर्स का रिलेशन होता है। वोल्टेज अगर डबल होती है तो करंट आधा हो जाता है। तो और यही यूज करते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, जितने टाइम वोल्टेज बढ़ाते हैं उतने टाइम करंट कम हो जाता है। तो हम जहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, पावर स्टेशन में जहाँ पे बिजली बन रही होती है, वहाँ पे यूज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स क्या करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करते जाते हैं और करंट डिक्रीज होता रहता है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस है पावर स्टेशन से किसी टाउन तक, जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो कौन करता है, हाई वोल्टेज लो करंट।
लो करंट को कैरी करने के लिए पतली वायर भी चलेंगी और लो करंट का हीटिंग इफेक्ट I2R भी कम होता है। घरों के पास हम क्या लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, वोल्टेज को कम कर देते हैं, करंट को ज्यादा कर देते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो ट्रांसफार्मर का यूज पॉसिबल है एसी करंट, हम एसी करंट पैदा करते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूज होती है। ठीक है बेटा, अब इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप पास्ट पेपर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैग्नेटिज्म बहुत तेज से रिवाइज किया, समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन रिवाइज हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।